सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मज़ेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं। और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है हवाई जहाज कैसे उड़ते हैं। फिर बोलो कौन में हम लोग समझेंगे नए नए शब्दों को। उसके बाद पढ़ाई करेंगे समानार्थी शब्दों को शब्द ज्ञान में। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और समझेंगे इकाइयाँ और दहाइयाँ को। उसके बाद सीखेंगे पेंगुइन खेल में हम लोग पहाड़े को। फिर हल करेंगे गुणा के सवालों को। फिर करेंगे पढ़ाई अंग्रेजी की और सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है कलर्स ऑन द स्ट्रीट। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। स्वागत है आपका हमारे इस घर की पाठशाला में जिसका नाम है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी सी पढ़ाई। आज फिर से इस पाठशाला में आने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करती हूँ रोज की तरह ही आज क्या क्या करना है आपको पता ही होगा। कॉपी पेंसिल लेकर आना है और अपने मम्मी पापा भाई बहन दोस्तों सभी को बुलाकर अपने साथ बिठाना है। पाठशाला की तरह ही यहाँ पे भी सब मिलकर सीखेंगे तो और मजा आएगा। अब क्योंकि आपको पता ही आज हम क्या क्या सीखेंगे तो आप ही बता दीजिए। बिल्कुल सही, आज हम हिंदी और गणित सीखेंगे। और हम हिंदी में सबसे पहले क्या शुरू करेंगे? बिल्कुल सही जवाब, हिंदी में हम सबसे पहले एक कहानी सुनेंगे जिसके बाद उसी के आधारित हम कुछ खेल भी खेलेंगे। चलो आज एक कहानी सुनाता हूँ जिसका नाम है हवाई जहाज कैसे उड़ते हैं। अरे वाह! अब आप सुनिए तृप्ति से कहानी हवाई जहाज कैसे उड़ते हैं। लेखन अदिति सरावगी, चित्रांकन लावण्या कार्तिक, अनुवाद आरती स्मिथ, प्रकाशन प्रथम बुक्स, साभार स्टोरी वीवर। सरला को उड़ती चिड़िया देखना पसंद था। एक दिन विज्ञान की कक्षा में खिड़की के बाहर वह आकाश में पंख फैलाए उड़ती चील देख रही थी। वह चिड़िया कितनी खुश होगी, उसे हवाई जहाज को उड़ते देखना भी बहुत पसंद था। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हें बोर्ड पर ध्यान नहीं देना चाहिए? कक्षा में पढ़ा रही नई अध्यापिका ने कहा। सरला हड़बड़ाकर खड़ी हुई और बोली, सॉरी मैडम, मैं चील को देख रही थी। काश हम भी चिड़िया की तरह
उड़ पाते या फिर एक हवाई जहाज की तरह। तुम्हारा नाम क्या है? सरला? अरे वाह! क्या तुम जानती हो कि भारत की पहली महिला विमान चालक पायलट का नाम भी सरला था? मेरा नाम हंसा है, मतलब हंस। क्या तुम जानती हो कि हंस भी उड़ने वाले बड़े पक्षियों में से एक हैं? अध्यापिका ने कहा। सरला, तुम्हें कुछ समय पुस्तकालय में बिताना चाहिए। वहाँ पक्षियों और विमानों के बारे में बहुत सी किताबें हैं और यंत्रों के बारे में भी, जैसे कि हवाई जहाज। कुछ ही दिनों में वह पशु पक्षियों के बारे में बहुत कुछ जान गई और यह भी कि हम हवाई जहाज की तरह क्यों नहीं उड़ सकते। सरला ने सीखा कि मानव भी उड़ सकते हैं, पर पक्षियों की तरह नहीं। हम मनुष्य के एक महान आविष्कार जहाज में बैठकर विश्व के किसी भी नगर से उड़ान भर सकते हैं। इस महान यंत्र की सहायता से हम हवा में उड़ने का मजा ले सकते हैं। पक्षी हवाई जीव होते हैं जिन्हें उड़ने के लिए बाहरी यंत्र की जरूरत नहीं होती। आमतौर पर एक पक्षी के पंख उसके शरीर से बड़े होते हैं। पंख बड़े हल्के होते हैं और इसलिए वे उड़ पाते हैं। हवाई जहाज बहुत बड़े और बहुत भारी होते हैं। उसके दोनों किनारों पर पक्षी की तरह ही पंख बने होते हैं जो उन्हें उड़ान में मदद करते हैं। इन जहाज़ों के पंखों की बनावट ठीक पक्षियों के पंखों जैसी होती है, नीचे से सपाट और ऊपर से मुड़े हुए, जो उन्हें आसमान में बहुत ऊंचे तक उड़ने में मदद करते हैं। पक्षी उड़ने के समय अपने पंख फड़फड़ाते हैं, लेकिन हमने हवाई जहाज के पंखों को फड़फड़ाते हुए कभी नहीं देखा। पक्षी अपने पंख फड़फड़ाते हैं ताकि वे अपने शरीर को ऊपर धकेलने में हवा का उपयोग कर सकें। हवाई जहाज भी हवा के दबाव की मदद से ही उड़ते हैं। यह यंत्र अपने अंदर लगी इंजन के सहारे विमान के नीचे हवा का दबाव बनाता है। इंजन बहुत ही मजबूत यंत्र है जो हवाई जहाज के दिमाग की तरह तेज काम करती है। जिस तरह पक्षी अपना दिमाग लगाते हैं और सीखते हैं कि कैसे उड़ा जाए, वैसे ही इंजन विमान को ज़मीन के ऊपर की ओर धकेलती है और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। जब विमान की इंजन ईंधन को जलाती है तो वे बहुत ही तेज़ गति से गर्म गैसें छोड़ती हैं, जिससे इंजन के पीछे हवा का दबाव बनता है और उससे विमान आगे बढ़ता है। कार एवं अन्य वाहन भी इंजन की सहायता से ही चलते हैं, मगर वे विमान की तरह आसमान में उड़ नहीं सकते। हवा विमान के उन पंखों के ऊपर और अंदर बहती है जो पक्षी के पंख जैसे होते हैं। इन्हीं के दबाव से विमान ऊपर उठते हैं और टिके रहते हैं। विमान की भी पूंछ होती है, बिल्कुल चिड़िया की तरह, जो उन्हें हवा में टिकने और दिशा बदलने में मदद करती है। विमानों को उड़ान भरने और उतरने के लिए बड़ी लंबी सड़क की ज़रूरत होती है। इन लंबी सड़कों को रनवे कहा जाता है। विमान को उड़ान भरने और उतरने से पहले रनवे पर बहुत ही तेज़ गति से दौड़ना होता है। हवा में ऊपर उठने के लिए विमान को बहुत ही तेज़ गति की ज़रूरत होती है। अधिकांश हवाई जहाज तभी उड़ पाते हैं जब वे बहुत ही तेज़ी से दौड़ते हैं। रनवे हवाई अड्डा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हवाई जहाज़ों को अपनी गति बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय देता है और अंत में वह उड़ान भरते हैं। विमान जानते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है क्योंकि विमान चालक उन्हें चलाते हैं। ये चालक विमान के अंदर सामने की एक जगह, जिसे चालक स्थल कॉकपिट कहते हैं, से उन्हें नियंत्रित कंट्रोल करते हैं। वे बहुत ही सटीक और आधुनिक डिवाइसों के द्वारा हवाई अड्डों, एक जगह जहां हवाई जहाज उड़ान भरते और उतरते हैं, के संपर्क में रहते हैं। जिस तरह हमारी मदद के लिए सड़क पर सिग्नल और पुलिस होती है, वैसे ही वायु यातायात नियंत्रक
एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं जो विमान चालक को बताते हैं कि कब और किस ओर उड़ान भरनी है और कब उड़ान भरना या उतरना सुरक्षित रहेगा। विमान वास्तव में एक विशाल पक्षी है। न सिर्फ इसका आकार पक्षी की तरह है, बल्कि ये उड़ते भी हैं। हालांकि पक्षियों की तरह नहीं। सरला बड़ी होकर विमान चालक बनना चाहती है और हवाई जहाज उड़ाना चाहती है। बच्चों, आप भी यह कहानी अपने दोस्तों और घर के सदस्यों को सुनाइए और कहानी पर 5 प्रश्न बनाकर उनसे पूछिए। काका जो हवाई जहाज चलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताइए बताइए क्या कहते हैं? और हाँ, नहीं पता तो बता दीजिए, मैं बता देती हूँ। उन्हें पायलट कहते हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू काका। काम करने वाले को क्या कहते हैं, उसके लिए एक खेल खिलवाता हूँ। अरे वाह, फिर तो मुझे और भी बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं खेल बोलो कौन व्यवसाय। चलो बच्चों, अब खेल शुरू करते हैं। खेल का नाम है बोलो कौन व्यवसाय। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? अखबार बेचने वाला। अखबार बेचने वाला को क्या कहते हैं? अखबार विक्रेता, नाविक, किसान, मैकेनिक। अखबार बेचने वाला, इसको अखबार विक्रेता कहते हैं। अरे वाह। जादू दिखाने वाला। जादू दिखाने वाला को क्या कहते हैं? जादूगर कहते हैं। तो जादूगर कहाँ लिखा है? हलवाई, अखबार विक्रेता, जादूगर। यह है जादूगर। अरे वाह। राजनीति करने वाला। राजनीति करने वाला को क्या कहेंगे? ठेकेदार, वकील, कुम्हार, राजनीतिज्ञ। राजनीति करने वाला, मुझे लग रहा है इसे वकील कहेंगे। चलो देखते हैं। ओह, यह तो गलत हो गया। इसका मतलब राजनीति करने वाला को क्या कहेंगे? राजनीतिज्ञ। देखते हैं। बिल्कुल सही। तो राजनीति करने वाला को राजनीतिज्ञ कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नाव चलाने वाला। नाव चलाने वाला कवि, ठेकेदार, नाविक, परिचालक। नाव चलाने वाला मतलब इसे नाविक कहेंगे। बिल्कुल सही। बस चलाने वाला। बस चलाने वाला को क्या कहेंगे? चालक, नर्स। नहीं, नर्स तो नहीं कहेंगे। किसान, नहीं, ये भी नहीं। कवयित्री, ये भी नहीं। बस चलाने वाला, इसे शायद चालक कहेंगे। देखते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही। खेल तो खत्म हो गया, पर मुझे तो अभी और भी बहुत सारे व्यवसाय के नाम जानने हैं। तो फिर से शुरू करते हैं। चोर पकड़ने वाला। चोर पकड़ने वाला को पुलिस कहते हैं। तो पुलिस कहाँ लिखा है? माली, अध्यापक, नाई, पुलिस। यह है पुलिस। बहुत बढ़िया। लिखने वाला। लिखने वाला को क्या कहेंगे? परीक्षक, रसोइया, लेखक,
मोची। लिखने वाला यानी लेखक। तो इसे लेखक कहेंगे। बहुत बढ़िया। टिकट बनाने वाला, इसे क्या कहेंगे? चालक, मुनीम, परिचालक, पुलिस। तो पुलिस तो नहीं होगा और चालक भी नहीं होगा, तो टिकट बनाने वाला को क्या कहेंगे? मुनीम कहेंगे क्या, या परिचालक? चलो इसे देखते हैं। यह तो गलत है। इसका मतलब टिकट बनाने वाला को परिचालक कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। पढ़ाने वाला को क्या कहेंगे? नाई, वैज्ञानिक, कूली, अध्यापक। पढ़ाने वाला को अध्यापक कहते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आपको मेरे साथ खेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो खेल को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे। बाय बाय। क्यों हंस रही हो? मेंढक के पानी में गिरने की आवाज पर। बिल्कुल अलग थी ना? शायद वो मेंढक के रोने की आवाज होगी। पर मेंढक के खुश होने की आवाज भी टर टर से अलग थी। वो तो बताना मुश्किल है। ये बताना तो मुश्किल है, पर ये तो बताया ही जा सकता है कि कौन सा खेल खिलवाया जा सकता है। हाँ, यह तो बताया ही जा सकता है। अच्छा, तो फिर बताइए कौन सा खेल खिलवाने वाले हैं? जो खेल खेलने वाले हैं उसका नाम है शब्द ज्ञान समानार्थी। दोस्तों, शुरू करते हैं खेल शब्द ज्ञान समानार्थी। समानार्थ वाले शब्दों की जोड़ी बनाइए। इस खेल में हमें समान अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बनानी है। तो शुरू करते हैं। अब लिखा है यहाँ पर पर्वत, नारी, पेड़, चित्र। और नीचे क्या लिखा है? फोटो, समुद्र, स्त्री, पहाड़, गौ, तरु। तो सबसे पहले पर्वत को देखते हैं। पर्वत को और क्या कहते हैं? पहाड़। ये सही है। अब है नारी। तो नारी को और किस नाम से जानते हैं? स्त्री। ये सही होगा। पेड़। पेड़ को और क्या कहते हैं? फोटो तो नहीं होगा, समुद्र भी नहीं होगा, पहाड़ भी नहीं होगा, गौ, तरु। मुझे लग रहा है गौ कहते हैं। चलो देखते हैं। अब है चित्र। तो चित्र को फोटो भी कहते हैं। चलो चेक करते हैं सही है या नहीं। ट्राई अगेन। इसका मतलब पेड़ को गौ नहीं कहते हैं, तो क्या कहेंगे? तरु। ये सही होगा शायद। अब चेक करते हैं। अरे वाह। तो पर्वत को पहाड़ कहते हैं, नारी को स्त्री भी कहते हैं, और पेड़ को तरु भी कहते हैं, चित्र को फोटो भी कहते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है? व्यर्थ, तीर, आंख, धन। और नीचे है पराक्रम, बेकार, नयन, दौलत, बाण, नमन। तो यहाँ है सबसे पहले व्यर्थ। तो व्यर्थ को और किस नाम से जानते हैं?
पराक्रम, बेकार, व्यर्थ, बेकार, ये लग रहा है। चलो देखते हैं। अब है तीर, तो तीर को बाण भी कहते हैं। आंख, आंख को नयन भी कहते हैं। और धन, धन को दौलत भी कहते हैं। तो अब इसे चेक करते हैं, सही है या नहीं। अरे वाह, सारे शब्द सही हो गए। यानी कि व्यर्थ को बेकार कहते हैं, आंख को नयन भी कहते हैं, तीर को बाण भी कहते हैं और धन को दौलत भी कहते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। खेल तो खत्म हो गया। तो दोस्तों, खेल खेल कर तो बहुत मजा आया। फिर मिलते हैं, बाय बाय। वाह, ये खेल तो सुपर से ऊपर था। बिल्कुल सही कहा आपने काकी। शुक्रिया बच्चों, इन दोनों को तो खेल सुपर से ऊपर लगा। आप भी यह खेल अपने घर के सदस्यों और दोस्तों के साथ खेलिए और मजा कीजिए। अरे वाह, आपने तो आज की कहानी और खेल बहुत ही अच्छे से खेले। आपने कॉपी में काफी कुछ नोट भी किया होगा। अब हम गणित की ओर चलते हैं और गणित की कुछ नई चीजें सीखते हैं। उनको भी कॉपी में नोट करिएगा। हेलो बच्चों, आइए समझते हैं इकाइयां और दहाइयां। देखो भाई, यहाँ पर है 82। यह एक संख्या है। चलो बताओ, 82 में इकाई कितनी है और दहाई कितनी है? दहाई तो 8 है, बिल्कुल सही। और इकाई है 2। 8 दहाई है, इसका मतलब हुआ 80 और 2 इकाई का मतलब हो गया 2। अब अगर हम दोनों को जोड़ें तो क्या होगा? 80 और 2 हुए 82। एकदम ठीक। अब देखो, ये रही संख्या 38 और इस संख्या में बताओ कि इकाई और दहाई क्या है? 38 में कितनी इकाई है? 8 इकाई है और दहाई 3 दहाई है। ठीक है। अब चलो ये 38 हम कैसे पा सकते हैं देखते हैं। देखो, हमने दहाई पर लिखा 3 यानी 30, फिर इकाई से लिया 8 क्योंकि 8 इकाई था। दोनों को जोड़ देते हैं। 30 और 8 कितने हो गए? एकदम ठीक, 30 और 8 38 हुए। मिल गया ना 38 इकाई और दहाई को जोड़ने पर। चलो अब संख्या लेते हैं 97 और देखते हैं इकाई और दहाई पर इसमें क्या है हमारे पास। तो इस संख्या में इकाई है 7 और दहाई है
9। आओ अब देखते हैं कि यह 97 हमें किस तरह मिला। देखो 9 दहाई था, इसलिए 90 हो गया। फिर 7 इकाई तो 7 यहाँ। 90 और 7 को जोड़ने पर मिला 90 और 7 कितना होता है, क्या आप बता सकते हैं? एकदम सही, 90 और 7 हुआ 97। मिल गई ना संख्या। अब है हमारे पास यह संख्या। बताओ कौन सी संख्या है ये? चलो पता करें। इकाई दहाई पर लिखें। इकाई पर 9 इकाई और दहाई 5 दहाई है। अब यह संख्या हमें कैसे प्राप्त होगी, देखते हैं। देखिए 5 दहाई है, इसका मतलब हो गया 50 और 9 इकाई है, इसका मतलब 9। अब दोनों को जोड़ लेते हैं तो 50 और 9 यह मिलकर हो गए 59। चलो अब देखते हैं कि यह कौन सी संख्या है। अब इसे पता करना आपसे बन ही जाएगा। क्या करेंगे, सोचो सोचो। इसे हम इकाई और दहाई में लिखेंगे। इकाई पर कितना है और दहाई पर कितना है, तो 5 इकाई और 6 है दहाई। अब 65 कैसे प्राप्त कर सकते हैं, देखो 6 दहाई का मतलब 60 और 5 इकाई का मतलब 5 है। दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर क्या मिलेगा, 60 और 5 हो गए ना 65। तो यह संख्या 65 है, जिसे हम इकाई और दहाई में लिखकर जोड़कर बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। था ना मजेदार? आओ अब इस संख्या को देखते हैं कि हम यह 99 किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। चलो इसके लिए इसे इकाई और दहाई में लिख लेते हैं। तो इकाई पर 9 है, दहाई पर भी 9 है। तो हमें कैसे मिलेगी यह संख्या, देखो दहाई पर क्या है 9 यानी 90, फिर इकाई पर भी 9 है तो जोड़ दो 90 और 9 99। बिल्कुल ठीक, तो यह थी 99। अब आखिरी संख्या, बताओ यह कौन सी संख्या है दोस्तों? चलो पता करें। इकाई और दहाई पर लिखें। इकाई 8 दहाई 5। अब कैसे पता कर सकते हैं, तो देखो 5 दहाई मतलब 50 और 8 इकाई का यानी 8। अब दोनों जोड़ो तो 50 8 58, यानी यह संख्या है 58। है ना बिल्कुल आसान पता करना। फिर मिलेंगे दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों चलो मिलकर पेंगुइन गेम खेलेंगे। पेंगुइन को सही सही पहाड़ी बताकर पहुंचाएंगे चोटी पर। तो जरूरत पहाड़ों की है। दोस्तों पहाड़ी तो आपको याद होंगे ही। हाँ, कुछ पहाड़ी कठिन हो सकते हैं जो आपको याद ना हो। उसके लिए पहाड़ी की किताब लेकर बैठिए और साथ में खेल खेलिए। चलो खेल खेल में पेंगुइन को चोटी पर पहुंचाएंगे। शुरू करते हैं हमारा खेल और शुरुआत करते हैं इस पहले लेवल से। सही उत्तर चुनकर पेंगुइन को चोटी पर पहुंचाने में मदद करें। तो जैसा कि आपने सुना, हमें देना है सही उत्तर जिससे हमारे पेंगुइन पहुंच जाए चोटी पर। हमारा समय शुरू हो चुका है दोस्तों। ध्यान से देखो भाई, 3 गुना 8 या 8 गुना 3, तो 8 दिया 26 नहीं 24 और 5 छक्के, हाँ 5 छक्के तो 30 होते हैं। अब बताओ 9 पंचे, हाँ 9 पंचे 45 या 5 नम्बे 45, ये 48 लिखा है।
47, 46, ये रहा 45। अरे ये क्या, समय तो सिर्फ 3 सेकंड है। 3 5 6 15। ओहो, टाइम ही खत्म हो गया। बच्चों, इस बार हम जल्दी जल्दी हल करेंगे ताकि जल्दी से हमारी पेंगुइन चोटी पर पहुंच जाए। ठीक है, चलो फिर से गेम शुरू करते हैं। सही उत्तर चुनकर पेंगुइन को चोटी पर पहुंचाने में मदद करें। हाँ बिल्कुल मदद करेंगे। चलो समय भी हो चुका है शुरू। 4 पंचे 20, 21 22 23 20, ये रहा। 8 पंचे 40, 41 43 40। 2 पंचे 10, ये 10 नहीं है, यही नहीं है, ये भी नहीं है, ये रहा। 6 दिया 18 और 6 पंचे 30। 8 छक्के 48 और 8 दिया, हाँ ये तो 24 होते हैं। और 9 साते 63, ये रहा। और 4 नम्मे 36। ओहो, फिर से हमारा समय हो चुका समाप्त। लेकिन देखो, हम जीतने ही वाले थे। एक बार और कोशिश करेंगे, हम पक्के से जीत जाएंगे। चलो एक बार और कोशिश करते हैं। सही उत्तर चुनकर पेंगुइन को चोटी पर पहुंचाने में मदद करें। ठीक है, जल्दी जल्दी देखो। 7 8 56 कहाँ है? ये रहा। और 4 दूनी 8 होते हैं। 9 11 10 8। 7 दूनी 14। 30 आते 21। और 6 दूनी 13 14 15 12। हाँ, 6 दूनी 12 होना चाहिए। और 6 चौके 24। तो ये 25 27, ये रहा 24। अरे ये क्या, समय तो थोड़ा सा ही बचा है। जल्दी करो। 2 नम्मे 18 कहाँ है? ये रहा। अरे फिर से हमारा समय हो चुका समाप्त। दोस्तों, इस बार हम बहुत अच्छे से खेलेंगे और थोड़ा जल्दी, ताकि हम यह खेल जीत सकें। चलो भाई। सही उत्तर चुनकर पेंगुइन को चोटी पर पहुंचाने में मदद करें। देखो, 4 चौके 16, फिर 9 चौके 36, 2 चौके 8, 9 8 72, 5 पंचे 25 और 3 पंचे 15 या 5 तिहाई 15। 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 8 चौके 32, 9 पना 45। और ये लो, पहुंच गई हमारी पेंगुइन चोटी पर। बड़ा मजा आया, आखिरकार हम जीत ही गए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक मजेदार खेल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो और हाँ, पहाड़ी जरूर सीखते रहो। गुड बाय। हेलो बच्चों, चलो हल करें गुणा के सवाल। तो ये रहा सवाल। 31 गुना 25। देखिए, 31 में 1 इकाई 3 दहाई है और गुना करेंगे 25 से तो 5 इकाई और 2 दहाई। अब शुरुआत हम करने वाले हैं इकाई के साथ। तो 1 गुना 5, 5। फिर इकाई का दहाई से गुना करेंगे तो पहाड़ा पढ़ेंगे 5 का 30 बार या 30 का 5 बार। तो गुना कैसे करें? इकाई पर 0 है तो 0 और 3 5 15 तो 150।
अब हम करेंगे दहाई का इकाई से गुना। इस तरह 20 गुना 1 यानी 20। और आखिर में दहाई का दहाई से, तो 20 गुना 30। इस तरह 2 शून्य हमने लिखे और 3 दूनी 6। तो इस तरह अब हम सभी को जोड़ लेंगे। जोड़ने पर देखो, इकाई पर 5, दहाई पर 5 और 2 7 और सैकड़े में 6 और 1 तो 7। इस तरह मिला 775 यानी 31 गुना 25 बराबर 775 होते हैं। चलो अब करते हैं 18 का 14वें गुना। तो 8 और 1 हमने यहाँ लिखा, फिर गुना का चिन्ह लगाया और 4 इकाई और 1 दहाई लिख दिया। अब करते हैं गुना इकाई से इकाई का। तो 8 गुना 4 32। और अब हम करेंगे इकाई का दहाई से गुना। इस तरह 4 गुना 10 40। और फिर दहाई का इकाई से, तो 10 गुना 8 यानी 80। फिर दहाई का दहाई से गुना यानी 10 गुना 10 और 10 दहाई होते हैं पूरे 100। और अब हम सबको जोड़ लेंगे। तो देखो, सबसे पहले इकाई पर ध्यान से देखो तो 2 है, दहाई पर 3 4 और 8 कितने हो गए? 4 और 3 7, 7 और 8 कितने दोस्तों? हाँ 15। 15 में 5 इकाई है और 1 जो है उसे हम हासिल पे रखेंगे तो वो सैकड़े के साथ जुड़ जाएगी। तो 1 और 1 2। बताओ कितना उत्तर आया? उत्तर आया 252। इस तरह 18 गुना 14 बराबर 252 होता है। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। और अब करते हैं 32 का गुना 23 में। 2 इकाई और 3 दहाई हमने लिखा, फिर गुना का चिन्ह और 3 इकाई और 2 दहाई यानी 23 लिख दिया। और अब हम करेंगे इकाई का इकाई के साथ गुना। इस तरह 2 गुना 3 यानी 6। फिर इकाई का दहाई से गुना यानी 30 गुना 3 मतलब 90। फिर दहाई का इकाई से गुना, इस तरह 2 गुना 20 हो गए 40। फिर दहाई का दहाई से गुना करते हैं तो 20 गुना 30 यानी पूरे 600। अब हम सभी को जोड़ेंगे। जोड़ने पर मिला 736 यानी 32 गुना 23 बराबर 736 होते हैं। दोस्तों आशा है आपको गुना के यह सवाल समझ आ गए होंगे। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, गुड बाय। अब है अभ्यास के लिए गुणा के शाब्दिक सवाल की। तो ये रहा आपके लिए पहला सवाल। यदि एक बॉल की कीमत 95 रुपए है तो बताइए कि 18 बॉल खरीदने के लिए रानी को कितने रुपए की आवश्यकता होगी। सवाल आपने ध्यान से पढ़ा। अगर एक बॉल आती है 95 रुपए में और रानी को लेनी है 18 बॉल, तो 18 बॉल खरीदने के लिए रानी को कितने रुपए देने होंगे? सोचकर जवाब दीजिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा अगला सवाल। अनीता अपने जन्मदिन पर सभी सहेलियों के लिए समोसे लाना चाहती है। यदि एक समोसे की कीमत
15 रुपए है। तो बताइए 18 समोसे खरीदने के लिए अनीता को कितने रुपए की आवश्यकता होगी? अनीता अपने जन्मदिन पर सभी सहेलियों के लिए लाना चाहती है क्या? समोसे। एक समोसे की कीमत 15 रुपए है। अगर उसके दोस्त हैं 18 और वह चाहती है 18 समोसे खरीदना, तो कितने रुपए की आवश्यकता होगी अनीता को? सोचकर उत्तर दीजिए। अगला सवाल ये रहा। एक टोकरी में 45 सेब आते हैं, तो ऐसी ही 20 टोकरी में कितने सेब आएंगे? अगर इस एक टोकरी में बन जाते हैं 45 सेब और अगर इस तरह की 20 टोकरियां हैं तो कितने सेब होंगे? सोचकर जवाब दीजिए। और अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल की तरफ। तैयार रहिए, ये रहा आपका सवाल। यदि एक दर्जन केले की कीमत 35 रुपए है, तो बताइए कि 25 केले खरीदने के लिए शीला को कितने रुपए की आवश्यकता होगी? एक दर्जन केले 35 रुपए में आते हैं, तो 25 केले कितने रुपए में आएंगे? सोचकर जवाब दीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं। गुड बाय। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है कलर्स ऑन द स्ट्रीट। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी व्यूवर कम्युनिटी। इस कहानी को लिखा है माला कुमार और मनीषा चौधरी जी ने। इस कहानी की चित्रकार है प्रिया कुरियन। कहानी के नाम से तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि यह किस बारे में है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद यह रास्ते पर लगे रंगों के बारे में होगी। चलिए साथ मिलकर सुनते और देखते हैं यह कहानी है किस बारे में। Colors on the street. Sonu wore a blue shirt after his bath. Monu and Reena wore blue socks. Oh, we all are dressed in the same color today. Come, let us see some other colors. Here are Dadi's red chilies. Don't touch them. Aha, Bolu is cutting purple brinjals. Rani Didi has sunshine yellow lemons. Colors are fun to see. Now to eat something colorful too. Yummy! Should we eat a pink chuski or a creamy white kulfi? We can drink a tangy green jaljeera, or we can have sweet brown dates. But Ramos guavas are the best. Green on the outside, pink inside with a pure white salt and red chili powder. दोस्तों, कैसी लगी कहानी? मुझे तो बहुत पसंद आई। इस कहानी में बहुत सारी चीजें और उनके रंगों के बारे में बताया गया है। ऐसी चीजें जो हम रोज देखते हैं। मैं यह कहानी अपने घर वालों को जरूर सुनाऊंगी। आप भी सुनाएं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं।
संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस जानवर के बारे में बात करेंगे वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय पालतू जानवरों में से एक है, लेकिन इनमें कुछ बेहद खतरनाक और डरावने भी होते हैं। आज हम चलेंगे बिल्लियों के एनक्लोजर के पास और जानेंगे उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। हम बाघ, शेर, चीता और तेंदुआ के बारे में तो जानते हैं कि ये सभी बिल्लियों की बड़ी नस्लें हैं। इसके अलावा बिल्लियों की छोटी नस्लें भी हैं, जिनमें जंगली बिल्ली और फिशिंग कैट दोनों महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जंगली बिल्ली के बारे में। ये अन्य बिल्लियों की तरह रात में सक्रिय नहीं रहते हैं, बल्कि ये सुबह में या शाम को अपना शिकार करना पसंद करते हैं। इन्हें पानी पसंद है और ये काफी अच्छे तैराक होते हैं। खतरे को देखकर ये पानी में गोता भी लगाते हैं। एक स्वस्थ जंगली बिल्ली का जीवन काल लगभग 15 सालों का है। इनका वजन 10 से 16 किलोग्राम तक होता है। ये लगभग 36 सेंटीमीटर ऊंचे और 59 से 76 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ये सामाजिक नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें एकांत में रहना पसंद है। ये केवल प्रजनन काल के दौरान ही एक दूसरे के नजदीक आते हैं। इन्हें छिपकली, मेढक, कीड़े, खरगोश खाना बेहद पसंद है। इनका प्रजनन काल जनवरी से मार्च के बीच होता है। 63 से 66 दिनों के गर्भ धारण के बाद मादा जंगली बिल्ली एक बार में 2 से 3 बच्चे को जन्म देती है। इनके बच्चे को किटन भी कहा जाता है। इनके बच्चे जन्म के 11 से 18 महीनों के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं। जंगली बिल्ली काफी तेज धावक होते हैं। यह प्रायः 30 से 32 किलोमीटर के रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ये एक मीडियम साइज के कैट्स होते हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट इंडिया पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये विश्व के अलग अलग देशों में भी पाए जाते हैं और इनका जो IUCN स्टेटस है वो लिस्ट कंसर्न है और इनमें वो सभी फीचर्स पाए जाते हैं जो टाइगर में पाए जाते हैं। जैसे ये अपने टेरिटरी का मार्किंग करते हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें सोलिटरी रहना ज़्यादा पसंद है। इनका जो कलर है ये मटमैले रंग का होता है, ब्राउन, और शुरू में इनका वज़न काफ़ी कम होता है। ये लगभग 40 से 50 ग्राम के ही होते हैं और काफ़ी असहाय होते हैं और 10 से 12 दिनों के बाद इनका आँख खुलता है और धीरे धीरे ये मदर का फीडिंग के बाद 5 से 6 महीने बाद वो सेपरेट हो जाते हैं। 1 साल के बाद ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं और पटना जू में ये काफ़ी अच्छे से ब्रीड कर रहे हैं। जो जंगल कैट्स हैं, लेसर कैट्स भी इन्हें कहा जाता है। जंगली बिल्ली के बाद अब हम चलेंगे फिशिंग कैट के एनक्लोजर के पास। मुख्यतः आर्द्र भूमि और अनुकूलित क्षेत्र में पाई जाने वाली इस बिल्ली का मुख्य भोजन मछली होता है। इसी वजह से इन्हें फिशिंग कैट भी कहा जाता है। दुर्लभ विलुप्त प्राय फिशिंग कैट शारीरिक रूप से सामान्य बिल्लियों के तुलना में दोगुने आकार के होते हैं। इनमें मादा का वजन 5 से 9 किलोग्राम का होता है, तो नर का वजन 8 से 16 किलोग्राम का होता है। इनकी लंबाई लगभग 57 से 78 सेंटीमीटर तक होती है। इन्हें मछली के अलावे छोटे जानवर, मुर्गी और छोटे आकार की बकरी खाना पसंद है। ये एकांत और निशाचर शिकारी होते हैं। ये दिन में घने झाड़ियों में आराम करना पसंद करते हैं और फिर भोजन के लिए रात को पानी में रहते हैं। ये गजब के तैराक होते हैं। मछली का पीछा करते हुए ये अक्सर कई किलोमीटर तक तैरते हैं। इनका प्रजनन काल जनवरी से फरवरी का होता है। 60 से 70 दिनों के गर्भ धारण के बाद मादा फिशिंग कैट एक बार में 1 से 4 बच्चों को जन्म देती है। इनके शावक लगभग 11 महीनों के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं। इनके ब्राउन कलर के फर पाए जाते हैं और इस पे ब्लैक कलर का स्ट्राइप होता है। इनके गर्दन पे जो दो ब्लैक कलर के स्ट्राइप होते हैं
और वर्ल्ड में इनका डिस्ट्रीब्यूशन मेनली एशिया में, ये इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, वियतनाम और साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये कोई अफ्रीका में भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। ये मेनली मार्सी एरियाज में ज़्यादा पाए जाते हैं। इनका जो IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल है। संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद ये बिल्ली देखने में बेहद आकर्षक लगते हैं और अपने एनक्लोजर में ये काफी चंचल होते हैं। इसी कारण यहाँ आने वाले हर उम्र के दर्शकों के बीच ये बेहद लोकप्रिय हैं और यहाँ आने वाले दर्शक इनके एनक्लोजर के पास आकर इन्हें जरूर देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।